हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 29 सस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तारीखों का ऐलान। झारखंड में 2 चरणों में होंगे चुनाव। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होगा, जबकि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होंगे। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें पोलिंग 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी। काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। नोटिफिकेशन फेज 1 के लिए 18 अक्टूबर को होगा, जबकि फेज 2 के लिए 22 अक्टूबर को होगा। नॉमिनेशन फेज 1 के लिए 25 अक्टूबर होगा, जबकि फेज 2 के लिए 29 अक्टूबर को होगा। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी फेज 1 के लिए 28 अक्टूबर को होगी, वहीं फेज 2 के लिए 30 अक्टूबर को होगी। फेज 1 के लिए 30 अक्टूबर को नाम वापस लिया जा सकेगा, वहीं फेज 2 के लिए 1 नवंबर को नाम वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 1 चरण में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 चरणों में 13 तथा 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 15 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मतदाताओं, विशेष रूप से शहरी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की। उनके साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी थे। इसी के साथ इन दोनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन 29 अक्टूबर तक दायर किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी और नाम 4 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 1 चरण में चुनाव 20 नवंबर को होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू, आयोग ने की पूरी तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इसके साथ ही 15 अक्टूबर 2024 की शाम 3:30 बजे से झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण में 46 विधानसभा क्षेत्रों और दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को और दूसरे चरण की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि पहले चरण के नामांकन की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की 30 अक्टूबर को होगी। रवि कुमार ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारी प्राथमिकता है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी हमारे एजेंडे में है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं को मतदान में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी उपस्थित थे। झारखंड में 2 फेज में होगा विधानसभा चुनाव। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा चुनाव
2 चरण में होंगे। दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने पीसी कर इसका ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 46 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीट जनरल, 28 एससी और 9 एसटी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या 2 करोड़ 6 लाख है, जिनमें से 1 करोड़ 29 लाख महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 29 लाख है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव पहला चरण। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन 18 अक्टूबर। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। मतदान की तिथि 13 नवंबर। मतगणना की तारीख 23 नवंबर। इसमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मणिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में होंगे मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरा चरण। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन 22 अक्टूबर। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 1 नवंबर। मतदान की तिथि 20 नवंबर। मतगणना की तारीख 23 नवंबर। इसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोरैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुना, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली और खिजरी में होंगे मतदान। भाजपा ने हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर चुनाव जल्द करवाया। विनोद पांडेय। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने झारखंड में समय से पहले चुनाव की घोषणा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा क्यों की है, इस पर संदेह उठता है। उन्होंने कहा कि जहां महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और वहां चुनाव समय पर हो रहे हैं, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। इसके बावजूद झारखंड में चुनाव की जल्द घोषणा कर दी गई है। पांडेय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की घोषणा से एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही यह बता दिया था कि मंगलवार से आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव आयोग भाजपा के निर्देश पर काम कर रहा है या भाजपा को पहले से चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी मिल जाती है। दोनों ही स्थितियों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे भाजपा चिंतित है और यही कारण है कि सोरेन सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने से रोका जा रहा है। पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकार गठन के बाद से ही अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से गठबंधन की सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड की परिपक्व जनता भाजपा के इन प्रयासों का जवाब आगामी विधानसभा चुनावों में देगी। विनोद पांडेय ने बताया कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था। झामुमो ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर दीपावली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव को इन पर्वों के बाद कराने का आग्रह किया था। इसके अलावा राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की भी मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख बढ़ाई गई, लेकिन झारखंड में झामुमो की किसी भी मांग को चुनाव आयोग ने नहीं माना। पांडे ने कहा कि जनता समय से पहले चुनाव कराने का जवाब हेमंत सोरेन को फिर से 5 साल के लिए सत्ता सौंप गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जेएमएम का आरोप, बीजेपी को पहले से था पता, चुनाव आयोग को कठपुतली कहा। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली कहा है। मनोज पांडे ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा मंगलवार को हुई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दिन पहले ही यह पता चल गया था। यह बहुत गंभीर विषय है। जेएमएम नेता ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंत बिस्वा शर्मा कल अपने एक बयान में बोल गए कि मंगलवार को चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। भाजपा ने 2 चरणों में चुनाव कराने का किया स्वागत, जताई सरकार बदलने की उम्मीद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में 2 चरणों 13 और 20 नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत अन्य नेताओं ने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य में सरकार बदलेगी। बाबूलाल ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का वे स्वागत करते हैं। बीते 5 सालों में बेरोजगारी, घुसपैठ, अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तुष्टीकरण, दलित आदिवासी पिछड़े समाज का उत्पीड़न और झामुमो कांग्रेस राजद के जंगल राज से त्रस्त झारखंड की जनता जनार्दन अब परिवर्तन चाहती है। यह चुनाव झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव आदिवासी समाज के अस्तित्व को घुसपैठियों से बचाने का चुनाव है। यह चुनाव युवा साथियों को नौकरी, रोजगार और न्याय दिलाने का चुनाव है। यह चुनाव झारखंड के गरीब, किसान, महिलाओं को उनका हक दिलाने का चुनाव है। यह चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। बाबूलाल ने विश्वास जताते कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर लोक कल्याणकारी सरकार बनाएंगे। अमर बाउरी ने कहा है कि झारखंड की अत्याचारी पर महाभ्रष्ट झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के विदाई की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव का यह निर्णय स्वागत योग्य है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड चुनाव की घोषणा पर कहा कि चुनाव आयोग ने झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की लूट और भ्रष्टाचार का अंत होगा। चुनाव आयोग की इस घोषणा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा है। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जब भी आयोग कोई फैसला लेता है तो वह कटघरे में क्यों खड़ा होता है? राजेश ठाकुर। चुनाव आयोग के झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने पर झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। राजेश ठाकुर ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वह कटघरे में क्यों खड़ा होता है? झारखंड की ड्यू डेट 6 जनवरी है तो उससे पहले इसे कराएं। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। जब हरियाणा में चुनाव की तारीख 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर थी तो आपने दोनों चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? जब आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमें लगता है कि आप राजनीति या किसी पार्टी विशेष से प्रेरित होकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर तैयार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, बोले बकाया राशि हमारा हक, हम लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कोयला कंपनियों से लंबित 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य के लिए स्पेशल बजट की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उचित बकाये की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस लंबित रकम के कारण
झारखंड के विकास को काफी क्षति हो रही है। सोरेन ने पत्र को एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि यह बकाया राशि हमारा हक है। झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, जिसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सीएम ने पत्र में लिखा है कि बकाया राशि का विवरण, कुल बकाया राशि लगभग 1,36,082 करोड़ रुपए है। इसमें शामिल हैं वॉश्ड कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपए, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,182 करोड़ रुपए, 38,460 करोड़ रुपए जीएम भूमि और 2,682 करोड़ रुपए जीएमएलएल भूमि के लिए। इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ रुपए, कुल रकम 1,36,042 करोड़ रुपए। विकास पर प्रभाव। इस बकाया राशि के कारण हमारे राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, स्वच्छ पेयजल एवं मैया, बच्चों, युवा, वृद्ध, किसान, मजदूर, आदिवासी मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, विस्थापित एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। झारखंड एक अल्प विकसित राज्य है जो संसाधनों की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त राशि अत्यंत आवश्यक है। न्यायिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खनन और रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य को है। यह भी कहा गया है कि रॉयल्टी एक कर नहीं है और इसलिए इस पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। हमारा अनुरोध, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें। जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का भुगतान करना चाहिए या कोल इंडिया के खाते से राज्य के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाना चाहिए। यह राशि झारखंड के लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधान का आग्रह। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि झारखंड के लोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठा सकें। यह न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी आवश्यक है। हम आपके सकारात्मक हस्तक्षेप और त्वरित कार्रवाई की आशा करते हैं। इसके लिए झारखंड के लोगों की ओर से मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। कुव्यवस्था हारेगी, जनता विजयी होगी। सुदेश महतो। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि यह चुनाव कुशासन के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। कुव्यवस्था हारेगी, जनता विजयी होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि पूरी सेवा, समर्पण और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। झारखंड की जनता बदलाव के लिए बेताब है। भाजपा एन प्रकारेण झारखंड की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस। भाजपा के ताबड़तोड़ प्रहार और हताशा को नजरअंदाज कर झारखंड की इंडियन गठबंधन सरकार ने दीपावली के पूर्व ही ऐसा बम फोड़ा है कि भाजपा की गोगो दीदी योजना चारों खाने चित्त हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी है। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष सतीश कुमार मुंजनी ने मंगलवार को कहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा एन प्रकरण कर झारखंड की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए वह ईडी का सहारा लेती है। भाजपा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं के घर पर ईडी रेड करवाती है। इसका ताजा उदाहरण झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर, आईएएस मनीष रंजन सहित विभाग के कई लोगों के 18 ठिकानों पर की गई छापेमारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता सारी चीजों को समझती है। पूर्व के चुनाव और उपचुनाव में जिस तरह गठबंधन ने भाजपा को धूल चटाई है, आसन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में उनका यही हश्र होने वाला है। मुंजनी ने कहा कि इस बार मतदाता किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।
झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। हिमंता बिस्वा शर्मा। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है। इसमें मैया सम्मान योजना की राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। इसके तहत अब लाभार्थियों को दिसंबर महीने से 1,000 की जगह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इस पर असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की झामुमो कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। उन्होंने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद अब सरकार चुनाव के बाद गरीबों को पैसे देने की बात कर रही है। झारखंड की जनता जल्द ही तय करेगी कि उन्हें मोदी की सरकार चाहिए या झामुमो कांग्रेस की सरकार। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा है, झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। 5 साल सत्ता भोगने के बाद वे कह रहे हैं कि चुनाव के बाद गरीबों को 2,500 रुपए देंगे। झामुमो ने मैया सम्मान की राशि बढ़ने पर निकाला विजय जुलूस। मैया सम्मान योजना को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की खुशी में झामुमो ने विजय जुलूस निकाला। राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर झामुमो रांची जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने यहां की बेटियां, बहनों और महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होकर सोचा और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने के लिए 2,500 रुपए की सम्मान राशि की योजना देने का काम किया। मैया सम्मान योजना की 3 किस्त राज्य की 52 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में जा चुकी हैं और इसी दिशा में उन्हें सशक्त करने के लिए 2,500 रुपए की सम्मान राशि महिलाओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की तरफ फर्जी घोषणा और योजना नहीं लाते। इस मौके पर समनूर मंसूरी, अश्विनी शर्मा, जनक नायक, बीरू साहू, कलाम आजाद, रामानंद बेदिया, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता, नयनतारा उरांव, राखी देवी, अंशु लकड़ा, उषा उरांव, संध्या गुड़िया, सुषमा बरदेवा, राधा हेम्ब्रम, पुष्पा बरदेवा, फरीद खान, सबीबुल रहमान, परवेज आलम गुड्डू, विलियम रिचर्ड लकड़ा आदि उपस्थित थे। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी अब लड़ सकेंगी चुनाव। गोला गोलीकांड के 2 अलग अलग मामले में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती देने वाली अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ममता देवी को 2 अलग अलग मामले में हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बिंदु पर रोक लगा दी है। इससे ममता देवी का चुनाव लड़ने का आगे का रास्ता साफ हो गया है। जिन 2 मामलों में ममता देवी को दोषी ठहराते हुए सजा मिली थी, उनमें से एक रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में 13 दिसंबर 2022 को ममता देवी को 5 साल की सजा मिली थी। वहीं 4 जनवरी 2023 को गोला गोली कांड के चौथे मामले गोला थाना कांड संख्या 65/2016 में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी को 2 साल की सजा दी थी और उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता AK कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की। 13 दिसंबर 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को 5 साल की सजा सुनाई थी और उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। MPMLA की विशेष कोर्ट ने 307 आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें JP कारा भेज दिया गया था। भाजयुमो ने सरकार के विरुद्ध निकाला मशाल जुलूस। भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक गया। राज्य की सरकार युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगा गया है।
इस निरंकुश सरकार ने उन पर लाठी डंडे से अंकुश लगाने का काम किया है। मौके पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि जब से ये सरकार का गठन हुआ है तब से सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। जल जंगल जमीन को लूटने, खसोटने और बेचने का काम किया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि राज्य के युवाओं ने सरकार को बता दिया है कि अपने जो 5 साल युवाओं को ठगने का काम किया है उसी का आक्रोश आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुबोध सिंह गुड्डू, ललित ओझा, बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, राजू सिंह, प्रिंस कुमार, धर्मेंद्र शुक्ला, अमन, अमिताभ धीरज, सचिन साहू, पूजा सिंह, देवराज सिंह, तुलिका अपूर्वा, सनोज सिंह, बबलू महातो, जितेंद्र सिंह पटेल, धीरज अग्रवाल, नीरज कुमार, रवि मुंडा आदि मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, सभी यूनिवर्सिटी के वीसी रजिस्ट्रार 22 अक्टूबर को सशरीर हों उपस्थित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट के समक्ष 22 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। घंटी आधारित शिक्षक प्रसिला सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सोमवार को प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति की जाती है। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इसका असर यह भी होता है कि राज्य के छात्रों और शिक्षकों का पलायन दूसरे राज्यों में होता है। वहीं अदालत ने जेपीएसएससी से पूछा है कि शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, कितने पद भरने के लिए जेपीएसएससी ने पहल की है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। झारखंड के जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल खत्म, काम पर लौटे। कोलकाता की घटना को लेकर जहां एक तरफ कोलकाता में डॉक्टरों का आंदोलन 2 महीने से जारी है, वहीं करीब 200 घंटे से सभी डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। वहीं अब इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार से आईएमए, जेडीएन और एफएआईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन का समर्थन रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने भी किया। मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए भूख हड़ताल की थी, लेकिन जेडीए रिम्स ने झारखंड में घोषित होने वाले आदर्श आचार संहिता को लेकर डब्ल्यूबीजेडीएफ आरजी कार मामले के लिए के साथ एकजुटता में आईएमए, जेडीएन और एमएसएन और एफएआईएमए द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय भूख हड़ताल वापस ले लिया है। इससे पहले भूख हड़ताल की वजह से रिम्स की तमाम ओपीडी और ओटी सेवाएं बंद थीं, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाएं पहले भी बहाल रखने का निर्णय लिया था। हड़ताल के कारण मरीज भी बेहद परेशान नजर आ रहे थे, जो अब राहत की सांस ले रहे हैं। दूर दराज से आए इलाज के लिए आए लोग पहले लौट रहे थे, लेकिन अब इलाज शुरू होने से उन्हें राहत मिली है। रांची में 4 नया ट्रैफिक थाना और लातेहार में बनेगा ओपी, गृह विभाग ने दी अनुमति। रांची में 4 ट्रैफिक थाना और लातेहार में 1 ओपी का सृजन हुआ है। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। रांची में जो 4 नए ट्रैफिक थाने खुलेंगे, उसमें खेलगांव, पंडरा, डेली मार्केट और डोरंडा में ट्रैफिक थाने खुलेंगे। इसके अलावा लातेहार जिले में बेतर ओपी का भी सृजन किया गया है। जाने कौन कौन क्षेत्र होंगे किस ट्रैफिक थाने के अंदर। खेलगांव ट्रैफिक थाना, खेलगांव चौक, बीआईटी मेसरा, विकास चौक, ओरमांझी चौक, टाटी सिल्वे चौक, कोकर चौक। पंडरा ट्रैफिक थाना, पिस्का मोड़, तिलता चौक, काठी टांड चौक, कटहल मोड़, दलादली चौक। डेली मार्केट ट्रैफिक थाना, रतन पीपी, ऊल हाउस, काली मंदिर, सर्जना चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक, फिरायालाल चौक, शहीद चौक, सुजाता चौक, रेडियम चौक, एसएसपी आवास चौक के पहले एसबीआई मेन ब्रांच, शिव मंदिर कटिंग तक और अपर बाजार। डोरंडा ट्रैफिक थाना, राजेंद्र चौक,
जैप 1, नेपाल हाउस, घाघरा ब्रिज, देवेंद्र मांझी चौक, कड़रू कटिंग से सहजानंद चौक से पहले तक पुराना हाईकोर्ट, मेकन चौक, एजी मोड, जेवियर मोड़, हिनू चौक, एयरपोर्ट चौक और बिरसा चौक। सड़क दुर्घटना में मृत वकील के परिजनों को 50,90,000 मुआवजा देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत अधिवक्ता के परिजनों को 50,90,154 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए वकील के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, एफआईआर, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध है, इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की जाती है। अधिवक्ता की पत्नी ने इंश्योरेंस के लिए किया था क्लेम। बता दें कि वर्ष 2018 में धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी ने बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यपाल ने एपीजे अब्दुल कलाम को किया नमन। राज्यपाल संतोष गंगवार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने मंगलवार को एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। उनके आदर्श और विचार सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी हैं। 100 करोड़ की हेराफेरी केस में एसआईटी ने कई लोगों से की पूछताछ। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जेटीडीसी, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से करीब 100 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की है। मंगलवार को कई लोगों से एटीएस ऑफिस में पूछताछ की गई। बीते दिनों इस मामले में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेज दिया गया। 100 करोड़ रुपए की निकासी का आरोप है। पकड़े गए सभी लोगों पर झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के खाते से 10 करोड़ 40 लाख रुपए, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खाते से 65 करोड़ 50 लाख रुपए और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 40 करोड़ 50 लाख रुपए की निकासी का आरोप है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं 4 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। झारखंड पर्यटन व विद्युत निगम के कुछ और अधिकारियों की संलिप्तता के बिंदु पर जांच चल रही है। झारखंड पुलिस की वजह से ही विकास के कार्य जमीन पर उतर रहे। वंदना दादेल। रांची के डोरंडा स्थित जैपेक में मंगलवार को 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया। मौके पर वंदना दादेल ने कहा कि आज झारखंड पुलिस की वजह से ही विकास के कार्य जमीन पर उतर रहे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए अपराधियों का जेल में बंद रहना बेहद जरूरी है। बेहतर अनुसंधान से ही दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है। इसके लिए झारखंड पुलिस लगातार काम कर रही है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ड्यूटी मीट तनाव से भरे पल से निकलने का एक जरिया भी है। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान अनुसंधान की तरह तरह के तरीके को भी प्रैक्टिकल रूप में दिखाया गया। इस दौरान सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि इस वर्ष भी झारखंड पुलिस के जवान बेहतर तकनीक के बल पर अपराधियों को सजा दिलाने के गुर सीखेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाली टीमों को मिलाकर राज्य की टीम तैयार की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान राज्य भर की 8 टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा। जैप 1 परिसर रांची में
18 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। मनोज स्वगीरियारी बने बोकारो एसपी। बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश को बदलकर रेल एसपी धनबाद के पद पर पदस्थापित मनोज स्वगीरियारी को बोकारो जिले का नया एसपी बनाया गया है। वहीं बोकारो एसपी के पद पर पदस्थापित पूज्य प्रकाश को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से बोकारो एसपी का पद प्रभार में चल रहा था। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हटाए गए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, वरुण रंजन नए उपायुक्त। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब वरुण रंजन को रांची का उपायुक्त बनाया गया है। मंजूनाथ भजंत्री को डीसी बनाए जाने का भाजपा ने विरोध किया था और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। कुछ दिन पहले ही राहुल सिन्हा को हटाकर मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी बनाया गया था, लेकिन मंगलवार को उन्हें भी हटाकर वरुण रंजन को रांची डीसी बनाया गया है।